हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे AWS EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम क्या होता है। चलिए, लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको स्टार्ट करते हैं। EFS, जिनको लिनक्स के बारे में नॉलेज है वो जानते हैं कि लिनक्स में एक फाइल सिस्टम होता है जिसे NFS कहते हैं, नेटवर्क फाइल सिस्टम। इस NFS के थ्रू हम कोई फोल्डर या कोई डायरेक्टरी या पार्टीशन हम लोग शेयर कर सकते हैं। उस डायरेक्टरी को जब हम एक्सेस करते हैं तो मल्टीपल लिनक्स EC2 इंस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल लिनक्स सर्वर के थ्रू हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं एट ए टाइम पे। और जो उसमें डेटा है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं सेम टाइम पे, सेम EC2 इंस्टेंसेस में एट ए टाइम पे सभी इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको उसी फीचर को AWS में EFS से डिनोट किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेज NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम दैट कैन बी माउंटेड ऑन मैनी EC2। एक ऐसा फाइल नेटवर्क फाइल सिस्टम जिसको हम मल्टीपल लिनक्स EC2 में माउंट कर सकते हैं वो स्टोरेज को, और उस स्टोरेज में जो भी डेटा है, आपका फाइल फोल्डर जो भी डेटा है उसको आप एट ए टाइम पे मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस में एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। EFS वर्क विद EC2 इंस्टेंस इन मल्टी AG अवेलेबिलिटी जोन। ये मल्टी AG वर्क करता है, मीन्स अगर आपकी EC2 इंस्टेंस मल्टीपल AG में है, अवेलेबिलिटी जोन में है, उनमें भी आप EFS शेयर कर सकते हैं, EFS वॉल्यूम शेयर कर सकते हैं, EFS स्टोरेज शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाईली अवेलेबल है, स्केबल है, इनएक्सपेंसिव है, पे पर यूज है। मीन्स ये हाईली अवेलेबल है, स्केबल है। स्केबल मीन्स आपको सिर्फ डेटा स्टोर करना है इसमें, और इसका साइज ऑटोमेटिक AWS मैनेज करेगा। आप पेटाबाइट तक डेटा स्टोर कर सकते हो, सिर्फ आप डेटा स्टोर करते जाइए, साइज अपने आप इंक्रीज होता जाएगा। और पे पर यूज है, जितना आप यूज करेंगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। देखिए ये मेरा EFS स्टोरेज है, शेयर स्टोरेज। इसको हम लोगों ने सिक्योरिटी ग्रुप्स के थ्रू कंट्रोल कर रखा है कि किस EC2 इंस्टेंस में एक्सेस हो या किस में ना हो। और ये EC2 इंस्टेंस सपोज करिए में 3 EC2 इंस्टेंस है, एक US ईस्ट 1A में है, एक US 1B में है, और एक US ईस्ट 1C में है। तीनों EC2 इंस्टेंस से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, एट ए टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, उसमें डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं आगे। यूज केसेस कहाँ पे यूज कर सकते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट के लिए, वेब सर्विस के लिए और डेटा शेयरिंग के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और देखते हैं यूज NFS वर्जन 4.1 प्रोटोकॉल। इसमें NFS वर्जन 4.1 का प्रोटोकॉल का यूज करते हैं हम लोग। और इसके बाद हम लोग देखते हैं तो यूज सिक्योरिटी ग्रुप टू कंट्रोल टू EFS। सिक्योरिटी ग्रुप का हम लोग यूज करते हैं EFS को कंट्रोल करने के लिए कि किस EC2 इंस्टेंस में अप्लाई इसको अटैच करें, किसमें ना अटैच करें। कंपेटेबल विथ लिनक्स बेस्ड AMI नॉट विंडो। ये सिर्फ लिनक्स बेस्ड AMI के लिए होता है, विंडो के लिए सपोर्ट नहीं करता है। मैंने जैसे बताया लिनक्स AMI के लिए होगा, लिनक्स सर्वर के लिए होगा, विंडो सर्वर के लिए ये सपोर्ट नहीं करता है। इनक्रिप्टेड एज रेस्ट यूजिंग KMS। आप डेटा जो इसमें डेटा है उसको इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, इनक्रिप्शन एज रेस्ट लगा सकते हैं। ये इनक्रिप्शन एज रेस्ट क्या होता है, इनक्रिप्शन एज ये रेस्ट क्या होता है, अगर इसको आपको डाउट है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। तो इनक्रिप्शन हम लगा सकते हैं KMS के थ्रू, की मैनेजमेंट सर्विस के थ्रू। POSIX लिनक्स फाइल सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं इसमें। फाइल सिस्टम स्केल ऑटोमेटिकली पेपर यूज और नो कैपेसिटी प्लानिंग। मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ कि पेपर यूज है और आपको कोई कैपेसिटी प्लानिंग नहीं करनी पड़ती इसके लिए। EFS स्केल में 1000 ऑफ कंक्रेंस फाइल NFS क्लाइंट 10 GB पर सेकेंड थ्रूपुट में 1000 ऑफ लिनक्स EC2 इंस्टेंसेस एक साथ EFS फाइल सिस्टम को या स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 10 GB पर सेकेंड के थ्रूपुट स्पीड से, जो स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। गो टू पेटाबाइट तक इसका स्पेस बढ़ा सकते हैं। सपोज करिए पेटाबाइट कितना ज्यादा होता है, पहले गीगाबाइट होता है, फिर टेराबाइट होता है, फिर पेटाबाइट होता है। सपोज करिए तो AWS आपको कितना ज्यादा स्पेस देता है यूज करने के लिए, पेटाबाइट तक। परफॉर्मेंस मोड, आप इसका परफॉर्मेंस मोड आप जब बनाते हैं EFS को क्रिएट करते हैं तब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आपको जनरल पर्पस IO, जनरल पर्पस स्टोरेज चाहिए। जनरल पर्पस मीन्स GP2 SSD चाहिए जिसमें आपका लो लेटेंसी होता है, सेंसिटिव डेटा होता है, लो लेटेंसी के लिए यूज में आता है। अगर आपको इससे अच्छी स्टोरेज चाहिए तो आप IO1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें मैक्सिमम IOPS होते हैं, और ज़्यादा IOPS आते जाते हैं, मैक्स IO। तो GP2 और IO1 कैसे स्टोरेज होते हैं, अगर इसके बारे में आपको लेक्चर चाहिए तो मेरे पहले की वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने डिस्क्राइब कर रखे हैं। तो आप तो बाय डिफॉल्ट जो स्टोरेज मिलता है वो GP2 डिफॉल्ट मिलता है, ये भी एक SSD स्टोरेज होता है।
स्टोरेज टियर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट फीचर मूव फाइल आफ्टर एन डेज मीन्स मैंने आपको अभी समझाया कि आप जो इसमें डेटा रख सकते हैं वो पेटाबाइट तक रख सकते हैं। तो अगर आप डेटा पेटाबाइट तक रखेंगे तो उसका आपको प्राइस भी उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। तो AWS ने आपको प्राइस कम करने के लिए इसमें लाइफ साइकिल मैनेजमेंट लगा सकते हैं। मीन्स जो आपको डेटा बहुत फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, आपको लगता है कि जो लेटेस्ट डेटा है 5 या 7 दिन का डेटा वो बहुत ज़्यादा सभी लोग यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली, तो उसको आप स्टैंडर्ड स्टोरेज में रखिए। और उसके बाद का जो डेटा है वो कभी कोई यूजर 1-2 बार महीने में यूज कर लेता है तो उसको आप स्टैंडर्ड स्टोरेज से मूव करके इनफ्रीक्वेंट EFS के इनफ्रीक्वेंट IA स्टोरेज, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस स्टोरेज में मूव करा दीजिए। तो इसमें क्या होता है, स्टोरेज के चार्ज बहुत ही कम होते हैं, लेकिन चार्जेस आपको तब देने पड़ेंगे जब आप किसी फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, किसी डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इससे आप अपने कॉस्टिंग को सेव कर सकते हैं। स्टैंडर्ड स्टोरेज फॉर फ्रिक्वेंटली एक्सेस फाइल, मैंने बताया जो मेन स्टोरेज होता है वो स्टैंडर्ड होता है, उसके अंदर आप फ्रिक्वेंटली डेटा को जो एक्सेस करते हैं उसको रखते हैं, लेकिन इसमें आपको चार्जेस पे पर यूज देना पड़ता है। अगर आपको जो डेटा इनफ्रिक्वेंट है, जो आपको ज़्यादा यूज में नहीं आता है डेटा, उसको आप EFS IA में मूव कर दीजिए इनफ्रिक्वेंट एक्सेस में। तो कॉस्ट टू रिट्रीव फाइल, उसमें आपको सिर्फ रिट्रीव के कॉस्टिंग देने पड़ेंगे और लो प्राइस होता है। चलिए हैंड्स ऑन करते हैं इसका। सो फ्रेंड देखिए, हम लोगों ने अपना कंसोल एक्सेस कर लिया और इस समय हम लोग मुंबई लोकेशन में है। मुंबई लोकेशन में मैंने 3 लिनक्स EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रखे हैं, एक लिनक्स सर्वर 1, लिनक्स सर्वर 2 और लिनक्स सर्वर 3। लिनक्स सर्वर 1 और 2, 1 आपका 1A अवेलेबिलिटी जोन में है और बाकी 2 और 3 1B अवेलेबिलिटी जोन में है। तो हम लोग लिनक्स सर्वर 1 और 2 का यूज करेंगे इस प्रैक्टिकल में, 3 का यूज नहीं करेंगे। चलिए मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि जो भी दोनों ये सर्वर बना रखे हैं, इनमें सेम सिक्योरिटी ग्रुप लगा रखा है। सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा लगा रखा है, मैंने सिक्योरिटी ग्रुप लगा रखा है SSS NFS अलाउ लिनक्स EC2। देखिए लिनक्स सर्वर 1 में भी यही सेम सिक्योरिटी ग्रुप लगा है। अगर हम लिनक्स सर्वर 2 की बात करते हैं तो उसमें भी सेम सिक्योरिटी ग्रुप लगा है। कौन सा, SSS NFS अलाउ EC2 लिनक्स EC2। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने अलाउ कर रखा है इनबाउंड रूल में। तो हम लोग को नजर आता है कि हम लोग ने पोर्ट नंबर 80 HTTP प्रोटोकॉल अलाउ कर रखा है ऑल पब्लिक IP के लिए। पोर्ट नंबर 22 मतलब SSS को अलाउ कर रखा है ऑल मैंने पब्लिक IP के लिए। और पोर्ट नंबर 2049 ये NFS का पोर्ट नंबर होता है, तो NFS को हम लोग ने अलाउ कर रखा है। उसका वो भी TCP प्रोटोकॉल यूज करता है, ऑल पब्लिक IP के लिए अलाउ कर रखा है। तो सेम सिक्योरिटी ग्रुप लगा रखा है मैंने दोनों EC2 इंस्टेंसेस में, और सेम सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने ये 3 प्रोटोकॉल मैंने अलाउ कर रखे हैं, HTTP SSS एंड NFS, और ऑल पब्लिक IP के लिए अलाउ कर रखे हैं। अगर आपको सिक्योरिटी ग्रुप में कोई डाउट है तो मेरे जिससे पहले वाले लेक्चर को देखिए, उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है पूरा ब्रीफली। तो चलिए अब क्या करते हैं हम लोग एक सिक्योरिटी ग्रुप और बना लेते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में जाते हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप और बना लेते हैं अपने EFS के लिए। तो यहाँ पे जाते हैं, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप करते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग EFS। तो नाम EFS दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया EFS सर्वर, आप कुछ भी दे दीजिएगा नाम या डिस्क्रिप्शन, आपको पता रहे बस। VPC डिफॉल्ट VPC लेते हैं, और आउटबाउंड में देखिए बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक अलाउ ही होता है। अगर आप इसको डिलीट भी कर देंगे तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन फर्क पड़ता है इनबाउंड रूल से। तो इनबाउंड रूल में हम लोग जाते हैं ऐड रूल में, और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं NFS को अलाउ करेंगे हम लोग, NFS को सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए पोर्ट नंबर 2049 यूज करता है, जो मैंने अभी बताया था। और सोर्स में देखिए मैं अपने मैंने अभी जो सिक्योरिटी ग्रुप अपने EC2 इंस्टेंस में लगा रखा है वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा। तो जो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने अपने EC2 इंस्टेंस में लगा रखा है वो यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए कौन सा लगा रखा है मैंने, SSS NFS अलाउ लिनक्स वाला मैंने सिक्योरिटी ग्रुप लगा रखा था अपने EC2 इंस्टेंस, दोनों ही EC2 इंस्टेंस में। तो वो वाला मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, और उसके बाद मैंने क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप कर दिया। तो ये देखिए सिक्योरिटी ग्रुप बन गया। अब हम लोग चलते हैं अपने EFS में, EFS को यहाँ पे सर्च करते हैं EFS। तो हम लोग EFS में आ जाते हैं, ये देखिए हम लोग EFS में आ गए। तो देखिए Amazon इलास्टिक फाइल सिस्टम EFS, इसमें क्या कहता है, ये Amazon क्या रिकमेंड करता है, स्केबल है, इलास्टिक है, फुली मैनेज क्लाउड है आपका EFS, आपको AWS मैनेज करता है फुली। और इसका प्राइस $0.08 पर GB है, आपका पर मंथ का प्राइस है अप्रोक्स। तो ये आपका ये स्पेसिफाइड प्राइस नॉर्थ वर्जीनिया के लिए उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। और ये AWS रिकमेंड करता है कि अगर आप EFS इनफ्रीक्वेंट एक्सेस स्टोरेज यूज करेंगे तो आप 80% अपना 80% प्राइस को कम कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिएट फाइल सिस्टम में क्लिक करते हैं, डिफॉल्ट VPC ले लेते हैं और अवेलेबिलिटी जोन हम लोग 1A एंड 1B ही लेते हैं क्योंकि हम लोग इसी में मेरे इंस्टेंस लॉन्च है। IP अगर आप यहाँ पे IP देना चाहते हैं अपनी लिनक्स EC2 इंस्टेंसेस का तो आप IP अलाउ कर सकते हैं। ये उस कंडीशन में है, अभी ऑटोमेटिक है कि अगर आपको इस अवेलेबिलिटी जोन में 4 लिनक्स EC2 इंस्टेंस है, अब आप 2 में ही आप चाहते हैं कि EFS माउंट हो, EFS एक्सेस हो, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे दोनों के EC2 इंस्टेंस के IP भी दे सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप इसको हटा देंगे हम लोग डिफॉल्ट वाले को, और जो सिक्योरिटी ग्रुप हम लोगों ने बनाया है EFS वाला वो अप्लाई करेंगे। इसमें हम लोगों ने NFS प्रोटोकॉल को अलाउ किया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेम दे दीजिए आप, मैंने IT दे दिया, IT डिपार्टमेंट, आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट आप लगा सकते हैं। तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट बताता है कि ऑटोमेटिकली मूव कर देगा आपका डेटा इस EFS इनफ्रीक्वेंट एक्सेस स्टोरेज में, स्टोरेज क्लास में। तो देखिए आपको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 7 दिन बाद, 14 डेज बाद, 30 डेज बाद, कितने दिन बाद मूव करना है, सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए अपन 14 डेज बाद सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको अगर नहीं करना है तो आप नो भी कर सकते हैं। अब आप ये यहाँ से परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ब्रस्टिंग परफॉर्मेंस चाहिए या आपको और ज़्यादा थ्रोपुट चाहिए। अगर आपको और ज़्यादा थ्रोपुट चाहिए तो आप यहाँ प्रोविजनल में जाके अपने थ्रोपुट डिफाइन कर सकते हैं, कितनी स्पीड MB पर सेकेंड की आपको थ्रोपुट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रस्टिंग ही रहते हैं। अगर आपने इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे तो आपके प्राइजेस वेरी करेंगे, प्राइजेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब आपको IOP ज़्यादा चाहिए, देखिए डिफॉल्ट जनरल पर्पस IOS होता है। जनरल पर्पस मतलब GP2, बाई डिफॉल्ट GP2 होता है। अगर आपको IO1 वाला चाहिए तो आप यहाँ पे मैक्स IO में क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आपने ये सेलेक्ट कर लिया तो IO1 आपका स्टोरेज सेलेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपको प्राइस भी ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे यही वाला लेके चलते हैं। अगर आपको डेटा को इनक्रिप्ट करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो डेटा आपका इनक्रिप्ट हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए और उसके लिए की आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम लोग डेटा को इनक्रिप्ट कर लेते हैं, उसके लिए की सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं और क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट में देखो बता रहा है कि VPC है, 2 रीजन में है, इसमें सिक्योरिटी ग्रुप ये लगा रखा है आपने, जनरल पर्पस आपने लिया है, स्टोरेज ब्रस्टिंग थ्रूपुट लिया है, इनक्रिप्शन अप्लाई है, इनक्रिप्शन की ये है, लाइफ साइकिल आपने लगा रखी है, तो नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट कुछ भी नहीं है। तो इस तरह आप मैनेज कर सकते हैं और इसके बाद क्रिएट कर दीजिए। तो देखिए ये मेरा क्रिएट हो गया, हो रहा है, और ये देखिए मेरे क्रिएट हो गया। और क्रिएट में अभी बाय डिफॉल्ट 6 KB का स्टोरेज यूज कर रहा है। जैसे आप स्टोरेज यूज करते जाएंगे यहाँ पे साइज बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे अभी क्रिएटिंग चल रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा क्रिएटिंग होने में। तो तब तक मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये बहुत ही डॉक्यूमेंट ये AWS प्रोवाइड करता है। इस डॉक्यूमेंट में सारी कमांड लिखी होती हैं कि कैसे आप लिनक्स EC2 इंस्टेंसेस को कनेक्ट करेंगे, उसकी सारी कमांड देखिए इसमें मेंशन होती है। इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको बाद में एक्सेस करेंगे इन कमांड को। चलिए अपने लिनक्स EC2 इंस्टेंसेस में चलते हैं फिर से। तो ये देखिए हम लोग सर्विसेज में आके EC2 में आते हैं और अपने दोनों EC2 को कनेक्ट करते हैं, एक्सेस करते हैं पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो पुट्टी सॉफ्टवेयर से कैसे एक्सेस करते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए कि पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लिनक्स EC2 इंस्टेंसेस को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं पहले अपने लिनक्स EC2 1 के लिए आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपना पब्लिक IP सेलेक्ट करता हूँ और पुट्टी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करता हूँ। पुट्टी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए इसका IP डालते हैं और मैंने इसकी की PPK की जनरेट कर रखी है। आपको कैसे जनरेट करनी है PPK की तो मेरा स्टार्टिंग के लेक्चर देखिए, उसमें मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्राइब किया है कि आप कैसे PPK की जनरेट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी PPK की जनरेट कर रखी है, तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और ये मैं अपने इसको PPK की को सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने PPK की mumbai.efs PPK की जनरेट कर रखी है, प्राइवेट की है, और उसको कनेक्ट करता हूँ। तो ये मैंने सर्वर 1 को कनेक्ट कर लिया। देखिए EC2-user, मैं sudo करके रूट यूजर में आ जाता हूँ, su करके। तो देखिए मैं रूट यूजर में लॉगिन कर गया हूँ, सॉरी sudo su। तो देखिए अब मैं रूट यूजर में लॉगिन कर गया हूँ। पहले EC2 यूजर से लॉगिन था मैं, और मैं इस कमांड के थ्रू रूट यूजर में आ गया हूँ। चलिए देखिए मेरे पहले वाला सर्वर है, पहले सर्वर कनेक्ट कर लिया। आप कैसे पहचानेंगे तो देखिए पहले वाले सर्वर का प्राइवेट IP देखिए आप, प्राइवेट IP इसका ये है, और इसका IP देखिए प्राइवेट IP 172.31.47.223 172.31.47.223 में सेम IP है। मीन्स ये पहले वाले सर्वर को मैंने एक्सेस कर लिया। सेम ऐसे हम लोग दूसरे वाले सर्वर को एक्सेस करते हैं, उसका पब्लिक IP लेते हैं। ये दूसरे वाले सर्वर का पब्लिक IP है, और पुट्टी को जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए ऊपर टैब में, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यू सेशन में क्लिक कर देंगे। न्यू सेशन में जाएंगे
IP डालेंगे, यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे और सेम आप PPK फाइल को सेलेक्ट करिए। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे जनरेट होती है PPK फाइल, मेरे पहले लेक्चर को देखिए आप लोग प्लीज़। और उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की और ओपन किया और देखिए ये मेरा दूसरा वाला सर्वर एक्सेस हुआ, ये मैंने दूसरे वाले सर्वर को एक्सेस कर लिया और मैं फिर से इसमें भी रूट यूजर से लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैं रूट यूजर से लॉगिन हो गया हूँ, पहले EC2 यूजर से लॉगिन था मैं, इस कमांड के थ्रू मैंने रूट यूजर को एक्सेस कर लिया है। अब देखिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये देखिए सर्वर 2 का मैं प्राइवेट IP दिखा रहा हूँ आपको, ये प्राइवेट IP है और ये देखिए, सॉरी ये वाला नहीं है, ये देखिए प्राइवेट IP 172.31.6.118 172.31.6.118 मतलब दोनों ही सर्वर को मैंने एक्सेस कर लिया है। अब हम लोग उस कमांड को एक्सेस करते हैं जो कमांड EFS में रिफ्लेक्ट की थी। चलिए हम उस कमांड के लिए फिर से EFS को एक्सेस करते हैं और EFS में आते हैं और देखिए यहाँ पे हम लोग IT डिपार्टमेंट जो हम लोग बनाया था उसको नाम सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो कमांड रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग को ये कमांड टाइप करनी होती है। इस कमांड के थ्रू हम लोग यम के थ्रू Amazon EFS util का पैकेज इंस्टॉल करते हैं अपने लिनक्स सर्वर में। ये दो कमांड है, अगर आप यूज कर रहे हैं सुस के लिए, सुस OS के लिए यूज कर रहे हैं तो ये कमांड यूज करेंगे, अगर आप Ubuntu यूज कर रहे हैं OS तो ये वाली कमांड यूज करेंगे। तो उसके लिए डिस्क्राइब की गई। तो हम लोग अभी इस कमांड को यूज करेंगे क्योंकि हम लोग के पास लिनक्स EC2 है, तो इस कमांड को कॉपी कर लेंगे हम लोग। थोड़ा सा ये हम लोगों ने कॉपी किया यहाँ पे और अपने दोनों ही सर्वर को हम लोग एक्सेस करेंगे। ये देखिए पहला सर्वर और दूसरा सर्वर, तो दोनों ही सर्वर को हम यहाँ पे ऐसे डिनोट कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ नज़र आए दोनों ही चीज़ें। ये देखिए अब आपको नज़र आ रहा होगा। तो दोनों ही में हम लोग ये कमांड कॉपी कर लेते हैं और क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए नथिंग टू डू, अगर ये पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा, इसमें ऑलरेडी पैकेज इंस्टॉल है, अगर ये पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें इंस्टॉल है इसलिए नथिंग टू डू आया, दोनों में ही नथिंग टू डू। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग इसमें हम लोग एक डेटा बना लेते हैं CD mkdir और डेटा फोल्डर के अंदर हम लोग करेंगे अपना या EFS डेटा कर लेते हैं। EFS आपको पता रहे EFS डेटा, तो हम लोग ने EFS डेटा कर लिया और CD करके इस EFS डेटा के अंदर चले जाते हैं हम लोग। ये देखिए EFS डेटा के अंदर चले गए हम लोग। सेम ऐसे ही इसमें भी कर लेते हैं हम लोग एक mkdir ताकि हम लोग को पता रहे कि हम लोग का डेटा कहाँ पे है, शेयर वाला EFS अंडरस्कोर डेटा, हम लोगों ने डेटा बना लिया और CD करके हम लोग इसके अंदर चले जाते हैं हम लोग EFS डेटा के अंदर। तो देखिए हम दोनों ही सर्वर में EFS डेटा के अंदर आ गए हैं, EFS डेटा। हम लोग दूसरी कमांड को एक्सेस करते हैं, ये वाली कमांड, इसके अंदर हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे EFS नाम का, mkdir से फोल्डर बनता है, किस नाम का, EFS नाम का फोल्डर बना रहे हैं हम लोग। तो देखिए दोनों ही फोल्डर को हम लोग एक्सेस कर लेते हैं और इसमें भी कमांड टाइप की, इसमें भी कमांड टाइप की। तो हम लोगों ने इसके अंदर भी फोल्डर बना लिया और इसके अंदर भी फोल्डर बना लिया। तो देखिए ls करेंगे तो हम लोग को ls से दिख जाएगा। ls मतलब जैसे विंडोज में dir कमांड होती है फाइल फोल्डर देखने के लिए, इसमें ls लिस्टनिंग कमांड होती है। तो देखिए EFS नाम का फोल्डर बन गया और सेम कमांड इसमें बनाएंगे तो EFS नाम का फोल्डर बन गया। तो चलिए आप अब देखिए अगली कमांड आती है। अगर आपने अपना जो EFS था वो नॉर्मली था, आपका इनक्रिप्टेड नहीं था, तो ये वाली कमांड यूज करेंगे। अगर आपका इंक्रिप्शन आपने अप्लाई किया है तो देखिए इंक्रिप्शन के लिए TLS अप्लाई हो जाता है, सिक्योरिटी TLS अप्लाई हो जाती है, उसके लिए ये वाली कमांड यूज करेंगे आप। तो हम लोगों ने इंक्रिप्शन अप्लाई किया था तो उसके लिए ये देखिए ये वाली कमांड यूज हो जाएगी हम लोग की। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं और दोनों ही इंस्टेंस में ये कमांड पेस्ट करते हैं। देखिए फिर से एक साथ, तो पहले में ये पेस्ट की और दूसरे में पेस्ट की। तो देखिए अब एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए इसमें देखिए सक्सेसफुल रन करके कमांड, और सेम इसमें क्लिक करते हैं तो देखिए सक्सेसफुल रन करके हम लोग की कमांड। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस फोल्डर में चले जाते हैं, EFS फोल्डर में हम लोग चले जाते हैं दोनों ही में। तो CD करके EFS फोल्डर में हम लोग चले गए, ये देखिए EFS फोल्डर में चले गए और CD करके हम लोग EFS फोल्डर में चले गए। अब यहाँ पे हम लोग ls कमांड टाइप करें तो देखो टोटल 0 है, ls स्पेस -l कमांड टाइप करते हैं तो टोटल 0 है, कुछ भी अभी डेटा नहीं है। इसमें भी हम लोग ls स्पेस -l कमांड टाइप करते हैं तो कोई भी डेटा नहीं है। अब हम इस सर्वर में कोई डेटा बनाएंगे और वो डेटा इसमें भी रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला सर्वर भी इसको एक्सेस कर पाएगा। चलिए देखिए
हम लोग एक फाइल बनाते हैं नैनो मैंने बताया है नैनो कमांड के थ्रू कोई फाइल बना सकते हो और उसमें एडिट कर सकते हैं, बेसिकली ये एक एडिटर है। तो यहाँ पे हम लोग एक tst.txt फाइल बनाते हैं और उसमें लिखते हैं हेलो व्यूअर्स, हेलो व्यूअर्स, और उसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए देखिए राइट करना पड़ेगा, राइट के लिए आपको ओ लिखा है तो कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करिए, कंट्रोल के साथ ओ प्रेस किया, आप एंटर प्रेस करिए, एंटर, और देखो राइट हो गई root1 फाइल राइट हो गई, और कंट्रोल के साथ एक्स करिए तो आप बाहर चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने फाइल बना ली। देखने के लिए ls स्पेस -l कमांड होती है। तो देखिए ये फाइल मेरी बन गई test.txt। इसमें क्या लिखा है तो देखिए आप इसको कैट करके देख सकते हैं, कैट tst test.txt, तो इसमें लिखा है हेलो व्यूअर्स। आप देखिए इस वाले सर्वर में आते हैं और इस वाले सर्वर में हम लोग ls कमांड टाइप करते हैं, वो फाइल हम लोग को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो देखिए वो फाइल रिफ्लेक्ट कर रही है, हम लोगों को दिख रही है ना आपको। इसमें भी जो कंटेंट है आप देख सकते हैं कैट tst करके, तो आपको कंटेंट भी दिखेगा। अब हम लोग इस वाले सर्वर में एक फाइल बनाते हैं और देखते हैं वो फाइल यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं। चलिए देखते हैं। फाइल बनाते हैं SEQ नाम से, हम लोग SEQ, और उस फाइल में हम लोग 1000 तक अपने नंबर लिखेंगे फाइल में, और उसको उस फाइल का नाम हम लोग देंगे वीवर, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं .txt, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग की फाइल बन गई है, देखते हैं ls स्पेस -l करके। तो देखिए वीवर नाम की फाइल बन गई। अगर वीवर नाम की फाइल को हम लोग कैट करके देखें कि क्या लिखा है इसमें, तो सिंपल सी 1000 तक उसमें नंबर्स लिखे होंगे। देखिए कंटिन्यू आपके नंबर लिख गए इस फाइल में। तो ऐसे ही इस फाइल में यहाँ पे देखें वो फाइल हो आ गई कि नहीं आ गई। तो देखिए इसमें भी वो फाइल ऑटोमेटिक आ गई है और उसमें भी सेम कंटेंट आप देख सकते हैं। तो ये एडवांटेज है आपका EFS फाइल सिस्टम की, मल्टीपल लिनक्स इंस्टेंसेस उसे एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, स्टोरेज को एक साथ उसमें अपना काम कर सकते हैं, एक साथ अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बहुत ही आपका यूजफुल है। तो चलिए अपने वापस इसमें आते हैं और ये देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये हम लोग का IT डिपार्टमेंट का अपना EFS है। अगर इसमें आप चेंजेस करना चाहते हो तो एक्सेल में जाइए, तो आप ऐड कर सकते हैं प्लस में जाके। तो इस तरह आप अवेलेबिलिटी जोन ऐड कर सकते हैं। यहाँ प्लस में क्लिक करके देखिए अवेलेबिलिटी जोन आ गया। तो आप उसमें सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हैं, या सिक्योरिटी ग्रुप आपको चेंज करना है, कोई दूसरा लगाना है, तो भी आप इसको कैंसिल करके कोई दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन इसमें आते हैं। दूसरा मैं बताना चाहूँगा इसमें और ऑप्शन के बारे में। अगर आपको टैग देना है तो इसमें जा सकते हैं। अगर आपको थ्रूपुट मैनेज करना है तो आप मैनेज थ्रूपुट कर सकते हैं कि बर्स्टिंग चाहिए, प्रोविजनिंग चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको क्लाइंट एक्सेस को मैनेज करना है, क्लाइंट को आपको रीड ओनली की परमिशन हटानी है, या क्लाइंट को आप चाहते हैं कि रूट यूजर की परमिशन हटानी है, तो आप यहाँ पे मैनेज में जाइए और ये देखिए डिसेबल रूट एक्सेस बाय डिफॉल्ट। तो आपने इसमें जैसे ही क्लिक कर देंगे और उसको सेव चेंजेस कर देंगे सेट पॉलिसी करके, तो रूट यूजर्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे अभी रूट यूजर एक्सेस कर रहा था वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। या आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट सबको रीड की परमिशन मिले, तो आप इसमें क्लिक कर दीजिएगा। तो कोई भी यूजर राइट नहीं कर पाएगा, कोई यूजर डेटा क्रिएट नहीं कर पाएगा, फाइल और फोल्डर बना नहीं पाएगा, जो डेटा पड़ा है उसको सिर्फ रीड कर पाएगा। तो ऐसे भी आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ इसमें। और ऑप्शन क्या आता है इसमें, डिलीट फाइल सिस्टम। तो अब मैं इसको डिलीट करूंगा, नहीं तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। चलिए ये डिलीट करने के लिए आपको ये फिर से टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे अपने फाइल सिस्टम का नाम। तो यहाँ पे टाइप करिए और डिलीट करिए। तो देखिए ये डिलीटिंग चालू हो गया। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही।